मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला। आज आई हूँ आपके समक्ष लेकर कक्षा 11वीं एनसीईआरटी अर्थशास्त्र से पुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसकी इकाई 3 अध्याय 8 आधारिक संरचना। कुछ चित्र बने हुए हैं, ये कुछ राज्यों के हैं और उन राज्यों की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये कृषि एवं बागवानी में आगे है। महाराष्ट्र, गुजरात औद्योगिक क्षेत्र में आगे है। इसी प्रकार से केरल पर्यटन, साक्षरता, स्वास्थ्य, सफाई के क्षेत्र में आगे है। और विश्व प्रसिद्ध कर्नाटक जो कि सूचना प्रौद्योगिकी में विश्व में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो यहाँ ये जो सुविधाएं विशेष दिख रही हैं, ये अन्य राज्यों से इन राज्यों को अलग दिखाता है कि ये राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ अपना अलग तरीके से नाम कमा रहे हैं। कारण ये हो सकता है कि यहाँ सबसे ऊपर जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ की मिट्टी जो है वो कृषि बागवानी के अनुकूल है। महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता है, बाजार है, यहाँ श्रमिकों की उपलब्धता है, नमी युक्त भूमि है जो कि कपास या कच्चे माल की उपलब्धता कराती है। केरल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया होगा। साक्षरता, सफाई इस क्षेत्र में, और पर्यटन जो है ये इस क्षेत्र में भी केरल अत्यंत सुंदर है। तो इसमें कुछ सामाजिक कार्य भी हमें दिखाई दे रहे, स्वास्थ्य, सफाई आदि, जिसमें कि केरल आगे है। इसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्नाटक आगे है। तो कुछ सुविधाएं ऐसी है जिसके कारण ये राज्य अन्य राज्यों से अलग है। तो ऐसे क्या कारण है जिससे कि अन्य राज्यों की तुलना में ये राज्य अपनी बेहतर स्थिति बनाए हुए हैं? तो इसका उत्तर ये है कि क्योंकि इन राज्यों में बेहतर आधारिक संरचनाएं हैं। तो आज हम देखेंगे कि आधारिक संरचना क्या है। आधारिक संरचना यह औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन, घरेलू एवं विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। यानी जो हमने अभी पहले सुविधाएं देखी, जैसे बंदरगाह की सुविधा, कच्चे माल की उपलब्धता, या संचार सुविधाएं भी हो सकती हैं, बाजार सुविधाएं, बैंकिंग, बांध, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पेयजल, ये जो उपलब्धता है ये सारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। यानी ये वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग करती हैं। तो इन सुविधाओं के कारण ही आय का अर्जन भी होता है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो। तो आय के अर्जन के लिए, अर्जन हेतु ये जो सेवाएं हैं ये सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो आधारिक संरचना में जो सेवाएं हैं यही हम देखेंगे कि सहयोग करती हैं। काहे में सहयोग करती हैं? औद्योगिक क्षेत्र में कृषि, घरेलू उत्पादन, विदेशी व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र। तो यही सहयोगी सेवाएं कहलाती हैं क्या? आधारिक संरचनाएं। इन आधारिक संरचनाओं को यदि हम श्रेणियों में विभाजित करें तो दो श्रेणियां बनती हैं इसकी, सामाजिक और आर्थिक। यानी जिनको हम सामाजिक आधारिक संरचनाएं भी कह सकते हैं और आर्थिक आधारिक संरचनाएं भी कह सकते हैं। तो इनको यदि हम विभाजित करें तो सामाजिक आधारित संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जिनका संबंध सामाजिक क्षेत्र से है। और आर्थिक के अंतर्गत हम देखेंगे ऊर्जा, परिवहन और संचार। तो सामाजिक क्षेत्र में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास है, इस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य यदि होते हैं तो हमारा देश जो है वो विकास कर सकता है। यानी इस क्षेत्र में यदि हम कार्य करेंगे तो व्यक्ति शिक्षित है, यदि स्वस्थ है, आवास सुविधा है उसे, तो वह अधिक आय का अर्जन कर सकता है या समाज में अपना जीवन स्तर भी बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे, आर्थिक क्षेत्र में यदि किसी क्षेत्र में ऊर्जा, परिवहन, संचार की उपलब्धता है तो वह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से निश्चित ही ऊंचा उठेगा। यानी यदि वहां मान लीजिए हम देखेंगे कृषि क्षेत्र में यदि ऊर्जा की सुविधा है, या औद्योगिक क्षेत्र में परिवहन की सुविधा है, या बाजार के क्षेत्र में संचार की सुविधा है, न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्षेत्र में ये सहयोग करती हैं। तो ये आर्थिक आधारित संरचनाएं कहलाती हैं, जिससे कि जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है और आय की भी उपलब्धता या आय का अर्जन भी होता है। आगे हम देखेंगे आधारिक संरचना की प्रासंगिकता। तो आधारिक संरचना की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता यानी जिसे हम संबद्धता भी कह सकते हैं, संबंधता भी कह सकते हैं, संबंध युग्मता भी कह सकते हैं। तो आधारिक संरचना एक ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशल प्रणाली निर्भर करती है। यानी जैसे कि हमें चित्र दिखाई दे रहा है
इस क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता है। तो ये हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि यदि जैसे कृषि या कृषि से जुड़े हुए उद्योग के लिए मान लो कुछ ये सुविधाएं हैं, परिवहन, बीमा, बैंक, नदी, इन सब का प्रभाव पड़ता है सकारात्मक, यानी ये सुविधाएं होंगी तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादन में वृद्धि करेंगे। तो आधारिक संरचना की प्रासंगिकता के क्षेत्र में हम यही देखेंगे, यानी यदि ये सारी सहयोगी प्रणाली जो है ये यदि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है तो वहाँ की कार्य प्रणाली जो है वो अधिक अच्छे तरीके से कार्य करेगी। फिर से देखेंगे ये कि आधारिक संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशल प्रणाली निर्भर करती है। और यदि हम इसका दूसरा पक्ष देखें, नकारात्मक पक्ष देखें, यानी ये सुविधाएं यदि नहीं होंगी तो हमारा देश जो है वो आर्थिक विकास नहीं करेगा, यानी नकारात्मक प्रभाव भी इसके पड़ते हैं। आधारिक संरचना यदि अपर्याप्त होगी, मान लो जैसे हम स्वास्थ्य सुविधा भी ले सकते हैं, स्वास्थ्य सुविधा यदि पर्याप्त स्थिति में नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है तो जीवन स्तर भी कैसा होगा, निम्न होगा। इसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे यदि ऊर्जा की उपलब्धता नहीं है, परिवहन की उपलब्धता नहीं है, संचार की उपलब्धता नहीं है तो आर्थिक दृष्टि से हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आधारिक संरचना की प्रासंगिकता में हम यही देखेंगे ये सारी सुविधाएं जो होती है वो कार्यकुशल प्रणाली पर निर्भर करती हैं। यदि ये है तो हमारे देश की आधारिक संरचना मजबूत होगी जिससे आर्थिक विकास जो है वो आगे बढ़ेगा। आगे हम देखेंगे आधारिक संरचना की स्थिति। ये बुक से ली गई है ये तालिका। भारत तथा अन्य देशों में कुछ आधारिक संरचनाएं हैं। ये देश हैं, देश में सकल घरेलू उत्पाद है, सुरक्षित पेयजल, उन्नत सफाई पहुंच, मोबाइल सुविधा और बिजली उत्पादन। तो इस तालिका से हमें ये दिखाई दे रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधारिक संरचना पर जो निवेश किया गया है उसका प्रतिशत दिखाया गया है। तो चीन का प्रतिशत 46 है, हांगकांग का 24 है, भारत का 34। यदि हम देखें भारत की स्थिति जो है, भारत से अधिक जो निवेश है वो चीन और इंडोनेशिया का है। यानी अभी हमें भारत को आधारिक संरचना पर और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि निवेश पर ही निर्भर करता है आधारिक संरचना का मजबूत होना। यदि आधारिक संरचना पर हम निवेश करेंगे, यानी ऊर्जा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, सफाई, अस्पताल, आवास, इन सब पर हम यदि व्यय करेंगे तो हमारे देश की आधारिक संरचना जो है वो मजबूत होगी। तो सकल घरेलू उत्पाद का जो निवेश प्रतिशत जो है वो हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत की स्थिति कितनी है, 34%। अभी इससे भी आगे चीन और इंडोनेशिया है। इसी प्रकार से और भी तालिका में लिखे हुए हैं अंक, इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत की आधारिक संरचना पर निवेश की स्थिति क्या है। तो हमें देखना होगा कि संरचना के विकास में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और 2001 की जनगणना के अनुसार यदि हम देखें तो 56% परिवारों में बिजली की सुविधा थी और गांव में 20% लोगों को सफाई की सुविधाएं प्राप्त थी। तो तालिका में भारत में उपलब्ध आधारिक संरचनाओं की तुलना हम अन्य देशों से कर सकते हैं। आधारिक संरचना का विकास और आर्थिक विकास साथ साथ होते हैं, यानी यदि हम आधारिक संरचना मजबूत होगी तो आर्थिक विकास भी होगा। इसके यदि हम आधारिक संरचना मजबूत नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। तो ये जो तालिका है ये 8.1 तालिका आपके बुक के पेज नंबर 147 पर है। आगे हम देखेंगे आर्थिक आधारिक संरचना ऊर्जा। तो आर्थिक आधारिक संरचना ऊर्जा जो है ये देश के विकास के लिए उद्योगों को या अन्य चीजों में ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे कि हम घर में भी देखते हैं ऊर्जा का उपयोग होता है, खाना बनाने में होता है, गर्म पानी करने में होता है। इसी प्रकार से यदि हम आर्थिक क्षेत्र में देखें तो वहां भी ऊर्जा का उपयोग होता है। बगैर ऊर्जा के कोई भी कृषि उत्पादन, चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो चाहे वो उद्योग क्षेत्र का है, बहुत अच्छे से नहीं हो सकता। तो ऊर्जा के स्रोत दो भागों में बांटा गया है ऊर्जा के स्रोत को, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत यदि हम देखें जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, परंपरा यानी प्राचीन काल से। तो परंपरागत स्रोत जो है इनका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। इनके उदाहरण जैसे कोयला, तेल इत्यादि। तो जब इनका हम पुराने प्राचीन काल से उपयोग कर रहे हैं तो इनको हम पहले हम आपने देखा भी होगा कि इनके माध्यम से प्रदूषण भी फैलता है। ये प्राय हमें निःशुल्क प्राप्त हो जाते हैं। तो और विशेषता के आधार पर देखेंगे हम तो इनका पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता,
यानी एक बार उपयोग करके इसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, और ये प्रदूषण फैलाते हैं। इनके भंडार जो है वो सीमित है। तो परंपरागत स्रोत का आशय, इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत भी हैं। गैर परंपरागत स्रोत जो प्राचीन काल से नहीं चले आ रहे बल्कि आधुनिक समय में ही इनका आविष्कार हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा जो समुद्र की लहरों से तरंगों से उत्पन्न होती है वो ज्वार ऊर्जा कहलाती है। तो इनका पुनरुत्पादन किया जा सकता है, इनका प्रयोग हम लंबे समय, एक बार के बाद हम पुनः इनका उपयोग कर सकते हैं, तो इनका पुनरुत्पादन किया जा सकता है। और परंपरागत स्रोत की तुलना में ये प्रदूषण नहीं फैलाते, इनके भंडार जो है वो असीमित है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ भी हम देख सकते हैं, और यदि अंतर करके देखें तो अंतर भी देख सकते हैं। तो ये ऊर्जा के स्रोत, स्रोत यानी हमको ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, साधन, तो वो कहलाते हैं ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। आगे हम देखेंगे ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार को भी दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यह है व्यापारिक ऊर्जा और गैर व्यापारिक ऊर्जा। तो व्यापारिक ऊर्जा ये भी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, व्यापारिक ऊर्जा व्यापार के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इसको हम देखेंगे, जैसे इसके पहले उदाहरण लिखे हुए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये व्यापारिक ऊर्जा कहलाती है। व्यापारिक ऊर्जा, इनका उपयोग मुख्यतः औद्योगिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होता है। तो औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि का प्रयोग होता है, वो व्यापारिक ऊर्जा कहलाती है। फिर हम देखेंगे इनका एक व्यवस्थित बाजार होता है, ये हमको बाजार में उपलब्ध होते हैं, इनको हमें बाजार से क्रय करना पड़ता है। जब हम इनको क्रय करेंगे तो इनकी हमें कीमत देनी होगी, तो इनको प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे गैर व्यापारिक ऊर्जा, यानी जो व्यापारिक ऊर्जा नहीं के कार्य के लिए प्रयोग नहीं होते प्रायः। तो जैसे इसका उदाहरण है गोबर, भूसा, कृषि अपशिष्ट, कृषि क्षेत्र से जो अपशिष्ट, जैसे गन्ने आदि का रस निकालने के पश्चात जो अपशिष्ट बचता है वो कृषि अपशिष्ट के अंतर्गत आता है, और भी कई कृषि अपशिष्ट हो सकते हैं, तो ये गैर व्यापारिक ऊर्जा कहलाते हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ कि इनका उपयोग मुख्यतः घरेलू उपयोग हेतु होता है। घरेलू उपयोग हेतु जो उपयोग की जाती है वो व्यापारिक ऊर्जा, यानी व्यापार कार्यों के लिए उपयोग नहीं की जाती है, काहे के लिए की जाती है, घरेलू उपयोग। इसके उदाहरण है गोबर, भूसा, कृषि अपशिष्ट। इनका कोई व्यवस्थित बाजार नहीं होता, यानी प्राय हम देखते हैं कि ये बाजार से नहीं मिलती है, हमको प्राय निःशुल्क मिल जाती है, या मिलती भी तो हमको बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाती है। तो ये जो दोनों अलग अलग लिखे हुए, इनको हम अलग अलग आशय के रूप में भी लिख सकते हैं और अंतर के आधार पर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ऊर्जा के स्रोत अलग हैं, ऊर्जा के प्रकार अलग हैं। स्रोत हैं व्यावसायिक स्रोत और गैर व्यावसायिक स्रोत, और प्रकार हैं व्यापारिक ऊर्जा और गैर व्यापारिक, सॉरी, स्रोत है परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, और प्रकार है व्यापारिक ऊर्जा और गैर व्यापारिक ऊर्जा। अब आगे हम देखेंगे सामाजिक आधारिक संरचना। अभी अपन ने आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत ऊर्जा को लिया था, अब सामाजिक आधारिक संरचना के अंतर्गत देखेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है देश के विकास के लिए, आधारिक संरचना को मजबूत करने के लिए। तो स्वस्थ होने का आशय किसी प्रकार की बीमारी का ना होना ही नहीं है, वरन व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता का विद्यमान रहना भी नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य क्या है, यदि हम देखें तो स्वास्थ्य है ना, ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो हम कहेंगे कि वो स्वस्थ है। स्वस्थ रहने के लिए विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है कि उसके लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता जरूरी है, ये नितांत आवश्यक है। तो स्वास्थ्य आधारित संरचना में और भी चीजें आती हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, बेड, जरूरी उपकरण, दवा उद्योग, ये सारे शामिल हैं। तो जरूरी है कि इन सुविधाओं का लोगों के पास तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यदि लोगों के पास पहुंचेंगे ये सुविधाएं तो लोग स्वस्थ होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चूंकि विकास नीति के माध्यम से इन बातों पर जोर हमें दिया जाना चाहिए। देश में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए हालांकि सरकारें, केंद्र सरकारें, राज्य सरकार या जो स्थानीय निकाय हैं, उनको वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन जरूरी है कि इनका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाए, यानी इनको लागू जरूर किया जाए। भारत ने व्यापक स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति को हालांकि विकसित किया है, हमें आवश्यकता है इनको और अधिक लागू किया जाए, क्रियान्वयन किया जाए जो भी, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। यदि भारत में देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था के अंतर्गत जो स्वास्थ्य आधारित संरचना जो 3 स्तरीय व्यवस्था है, 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र में जो गांव या छोटे कस्बों में जो अस्पताल बनाए गए हैं, उस अस्पताल में एक डॉक्टर होती है, एक नर्स होती है और सीमित मात्रा में कुछ दवाएं होती है। इन्हें हम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी कह सकते हैं या सामुदायिक केंद्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र ये कहलाते हैं गाँव में जो होते हैं। फिर दूसरी व्यवस्था होती है द्वितीयक क्षेत्र की। द्वितीयक क्षेत्र में शल्य चिकित्सा, एक्सरे, ईसीजी यानी कुछ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती है। इन्हें माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं भी कह सकते हैं। फिर तीसरे क्षेत्र में आती हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में इनमें मेडिकल शिक्षा व अनुसंधान के साथ साथ कुछ विशिष्ट सेवाएं भी प्रदान करते हैं ये। इनके उदाहरण जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली या बेंगलोर, चंडीगढ़, कोलकाता, यहाँ भी ये सुविधाएं हैं। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक इस क्षेत्र में ये स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो की गई है। स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ अपने को महिला स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आधारित संरचना को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य व सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना होगा। कुशल व्यवस्थाएं प्रदान करना भी जरूरी है। अब हम आगे देखेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि किसी भी देश के विकास की प्रक्रिया में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में स्वस्थ जनशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वाभाविक है यदि वहां की जनशक्ति स्वस्थ होगी तो वह बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी, जिससे लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा और आय अर्जन भी अधिक होगा, जिससे कि देश का विकास होगा। आगे हम देखेंगे भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं अपन ने देख ली, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। अंत में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से किसी भी मकान की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार से किसी भी देश के विकास के लिए सामाजिक एवं आर्थिक आधारित संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। थैंक यू।